नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। यहां पर हम जन्म देखेंगे। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का क्या होता है? जन्म होता है। फिर अगर हम जन्म स्थान देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहां पर है, तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है गुजरात के पोरबंदर। अब यहां पर अगर हम जन्म स्थान देखेंगे तो जन्म स्थान आपको मिलेगा गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर में आपको जन्म स्थान मिलेगा। फिर अगर महात्मा गांधी के पिता का नाम पूछा जाता है, तब पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम आपको मिलेगा करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी आपको मिलेगा, करमचंद्र गांधी। यदि माता का नाम पूछा जाए, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? पुतली बाई है। अब यहां पर अगर माता को देखें तो माता आपको मिलेंगी पुतली बाई आपको मिलेंगी। फिर अगर पत्नी को देखा जाए, पत्नी कौन सी है? तो पत्नी आपको मिलेंगी कस्तूरबा कस्तूरबा। कस्तूरबा आपको पत्नी मिलेंगी, कस्तूरबा गांधी। इनकी क्या है? पत्नी है। फिर इसके बाद आता है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां पर हम देखेंगे राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले मिलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु आपको मिलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर अगर हम गांधी के पुत्र देखें तो गांधी के 4 पुत्र आपको मिलेंगे, रामदास। फिर इसके साथ साथ और भी आप देखेंगे। तब यहां पर अगर हम गांधी के पुत्र को देखें, गांधी के पुत्र, तो गांधी के 4 पुत्र आपको दिखाई देंगे। गांधी के 4 पुत्र, एक हरिलाल हैं, मणिलाल हैं, रामदास हैं, देवदास हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हरिलाल आपको दिखाई देंगे। दूसरा आप देखेंगे तो आपको मणिलाल दिखाई देंगे। तीसरा आप देखेंगे तो आपको रामदास दिखाई देंगे। और चौथा पुत्र आप देखेंगे तो आपको देवदास दिखाई देंगे। ये गांधी के 4 पुत्र हैं। गांधी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है? जमुना लाल बजाज को। आप देखेंगे 5वां पुत्र किसे माना जाता है? तो 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को माना जाता है। जमुना लाल बजाज को जो है 5वां पुत्र माना जाता है। जमुना लाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है कि गांधी जी की हत्या कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या। अब यहां पर आप देखेंगे कि गांधी की हत्या कब होती है। तो गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को होती है। 30 जनवरी 1948 को होती है गांधी की हत्या। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 30 जनवरी है वह किस रूप में मनाया जाता है? तो यहां पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। और गांधी की हत्या में किसको फांसी दी गई थी? तो यहां पर हम देखेंगे कि गांधी की हत्या में फांसी किसको दी गई थी? गांधी की हत्या में फांसी किसको किसको दी गई थी? तो एक आप देखेंगे नाथूराम गोडसे मिलेंगे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने ही गांधी को गोली मारी थी। फिर इसके बाद नारायण आप्टे मिलेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे मिलेंगे, और दूसरा आपको नारायण आप्टे मिलेंगे, नारायण आप्टे मिलेंगे। यह दो लोगों को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी हत्या में। तो गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को होता है। जन्म स्थान कहां पर है? गुजरात के पोरबंदर में है। पिता करमचंद्र गांधी हैं, माता पुतलीबाई हैं, पत्नी कस्तूरबा गांधी हैं, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी की हत्या में फांसी किसको दी गई थी? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को। गांधी के 4 पुत्र हैं, हरिलाल हैं, मणिलाल हैं, रामदास, देवदास। गांधी का 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं। अब यहां पर आता है गांधी जी से संबंधित सत्याग्रह पर हम लोग देखते हैं। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गांधी का पहला सत्याग्रह कहां है? तो गांधी का पहला सत्याग्रह आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगा। और भारत में कौन सा मिलेगा? तो भारत में चंपारण मिलेगा। फिर गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा दिखाई देगा? असहयोग दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ अन्य तथ्यों को देखेंगे। तो यहां पर आता गांधी का सत्याग्रह। तो गांधी का जो सत्याग्रह सब पहला देखेंगे, पहला सत्याग्रह आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा 1906 में। दक्षिण अफ्रीका 1906 में ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के खिलाफ आपको मिलेगा, ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के खिलाफ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा? दक्षिण अफ्रीका 1906 ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के खिलाफ है। फिर इसके बाद आता है कि भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह। तो भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह हम देखेंगे तो भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1917 है, चंपारण है। यह गांधी का प्रथम सत्याग्रह है। फिर इसके बाद आता है गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा है? तो गांधी का प्रथम जन आंदोलन आप देखेंगे तो गांधी का प्रथम जन आंदोलन 1920 आपको दिखाई देगा। और यह कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर गांधी का प्रथम भूख हड़ताल कौन सा आपको दिखाई देगा? तो गांधी का प्रथम भूख हड़ताल हम देखेंगे तो गांधी का प्रथम भूख हड़ताल 1918 है। और यह किसमें है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। फिर गांधी ने कब लंगोटी धारण की थी? यह भी क्वेश्चन आता है कि गांधी ने कब लंगोटी धारण की थी? तो गांधी ने 1921 में क्या धारण की थी? लंगोटी। यह भी कई बार आपसे पूछा गया है कि गांधी ने लंगोटी कब धारण की। लंगोटी का मतलब जो है धोती, धोती, क्योंकि गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता है। तो यहां पर लंगोटी का सेंस क्या है? धोती से है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये चीजें आपके लिए क्या हो जाती? इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है गांधी द्वारा स्थापित संस्थाएं भी पूछी जाती हैं। और विशेष करके आप देखेंगे जो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संस्था स्थापित की थी उसके बारे में पूछा जाता है। फिर उसके साथ साथ भारत में भी जो संस्थाएं स्थापित की थी उनकी उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी संस्था स्थापित किया था।
तो गांधी द्वारा स्थापित संस्था कौन कौन सी आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे फिनिक्स आश्रम। तो गांधी ने फिनिक्स आश्रम कब स्थापित किया था? 1904 में स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये चीजें आपके लिए क्या हो जाती, इंपॉर्टेंट हो जाती। 1904 दक्षिण अफ्रीका, ये चीजें। फिर इसके बाद देखेंगे टॉलस्टॉय फर्म आता है कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किया है। तो गांधी जी टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की है? 1910 में है। तो यहां पर आप देखेंगे 1910 में है, और यह 10 में कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में यह पूछा गया है कि टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910। फिर इसके बाद आता है नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की कब स्थापना करते हैं? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है, और यह कहां पर होती है? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में होती है। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आता, गांधी ने सत्याग्रह या साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर किया है? तो गांधी जी ने सत्याग्रह या साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया है। 1915 में यह आश्रम आपको दिखाई देगा, 1915 में। बाद में इसी आश्रम को साबरमती नदी के किनारे जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इसके बाद इसका नाम हो जाता है साबरमती आश्रम। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सत्याग्रह आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम जो है बाद में साबरमती नदी के किनारे क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर। साबरमती नदी के किनारे जो है, किनारे स्थानांतरित हो जाता है, किनारे स्थानांतरित हो जाता है, और इसके बाद इसको बोला जाता है साबरमती आश्रम। मतलब ये जो पहले सत्याग्रह आश्रम रहता है, यही सत्याग्रह आश्रम ही क्या बनता है? साबरमती आश्रम के रूप में हो जाता है। फिर इसके बाद पूछा जाता हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती कब? 1932 में है। फिर इसके बाद देखेंगे अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना, ये भी आप देखेंगे 1932 में है। अब आप देखेंगे कि यह जो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग है, यह भी बाद में परिवर्तित होकर के हरिजन सेवक संघ ही हो जाता है। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग जो है, यह परिवर्तित होकर के भी आप देखेंगे तो यह जो है परिवर्तित होकर के बदल जाता है, परिवर्तित होकर के हरिजन सेवक संघ में बदल जाता है, हरिजन सेवक संघ में। फिर इसके बाद आता है कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी कब करते हैं? तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब होती है? 1936 में। आप देखेंगे सेवाग्राम आश्रम की स्थापना होती 1936 में। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गांधी द्वारा स्थापित कौन कौन सी संस्था है। तो यहां पर आप देखेंगे फिनिक्स आश्रम है 1904 दक्षिण अफ्रीका है, टॉलस्टॉय फर्म है 1910 दक्षिण अफ्रीका है, नटाल इंडियन कांग्रेस है 1894 दक्षिण अफ्रीका है, सत्याग्रह या साबरमती आश्रम 1915 में है, और साबरमती आश्रम बाद में जो है, ये साबरमती नहीं सत्याग्रह आश्रम बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हो जाता है और इसका नाम हो जाता है साबरमती आश्रम। हरिजन सेवक संघ 1932 में है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग भी 1932 में है, और यह बाद में परिवर्तित होकर के हरिजन सेवक संघ हो जाती है। फिर सेवाग्राम आश्रम 1936। अब इसके बाद क्वेश्चन एक आता है, गांधी जी की उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन आता है कि गांधी जी की कौन कौन सी उपाधियां रही हैं। तो जैसे गांधी जी की उपाधियों में आप देखेंगे राष्ट्रपिता आपको मिलेगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स मिलेगा, महात्मा मिलेगा, अर्धनंगा फकीर मिलेगा, मलंग माबा मिलेगा, भंगी शिरोमणि मिलेगा। ये सारी चीजें आपको उपाधियों के रूप में आपको गांधी को देखेंगे।
तो यहां पर हम लोग देखते हैं गांधी की उपाधियां आती हैं। गांधी की उपाधि पर हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से गांधी की उपाधि आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता आपको दिखाई देगी, राष्ट्रपिता। तो गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कौन देता है? सुभाष चंद्र बोस देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सुभाष चंद्र बोस, आपको मिलेगा सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके बाद गांधी की और उपाधियां आती बापू। बापू, यहां पर आप देखेंगे बापू आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद आता वन मैन बाउंड्री फोर्स। यहां पर आप देखेंगे कि वन मैन बाउंड्री फोर्स आपको दिखाई देगा। वन मैन बाउंड्री फोर्स आपको माउंट बेटन ने कहा है। तो यहां पर आप देखेंगे माउंट बेटन, माउंट बेटन। फिर इसके बाद देखेंगे केसर ये हिंद की उपाधि। चौथा आप देखेंगे केसर ये हिंद, केसर ये हिंद की उपाधि मिलती है। और यह केसर ये हिंद की उपाधि कब मिलती है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। के दौरान आपको केसर ये हिंद। फिर इसके बाद देखेंगे बोवर पदक आपको दिखाई देगा। बोवर पदक या जुलू पदक आप देखेंगे। बोवर पदक या जुलू पदक, ये भी आपको उपाधियां दिखाई देगी। फिर इसके साथ साथ अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर। तो अर्धनंगा फकीर कौन कहता है? विंस्टन चर्चिल। आप देखेंगे यह चर्चिल का है, चर्चिल। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, चर्चिल आपको दिखाई देगा। फिर मलंग बाबा है, भंगी शिरोमणि है। मलंग बाबा भी आपको दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे भंगी शिरोमणि भी दिखाई देगा। भंगी शिरोमणि भी आपको दिखाई देगा। महात्मा भी दिखाई देगा। महात्मा, महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर आपको महात्मा दिखाई देगा। नाथ टैगोर आपको महात्मा दिखाई देगा। फिर इसके बाद हाड़ मांस का पुतला, ये भी एक आता है, हाड़ मांस का पुतला। हाड़ मांस का पुतला कौन कहता? आइंस्टीन कहता है, आइंस्टीन। बाकी और उपाधियां हैं, लेकिन विशेष करके जो एग्जाम में पूछी जाती है अधिकतर करके, हम वही उपाधियों पर यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। और भी उपाधियां हैं। तो यहां पर आप देखेंगे गांधी की उपाधि में राष्ट्रपिता आता है। तो राष्ट्रपिता कौन कहता? सुभाष चंद्र बोस हैं। बापू है। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन है। केसर ये हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिलती है। बोवर पदक या जुलू पदक है। अर्धनंगा फकीर है, चर्चिल कहता है। मलंग बाबा है, भंगी शिरोमणि है। तो यहां पर देखेंगे मलंग बाबा भंगी शिरोमणि है। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। हाड़ मांस का पुतला आइंस्टीन कहते हैं। तो ये सारी आपको गांधी जी की क्या मिलेगी? उपाधियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ साथ अब हम लोग और देखेंगे कि जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी को देखते हैं कि गांधी जी कांग्रेस कब ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस को कब छोड़ते हैं, और गांधी जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष रहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कांग्रेस के
अध्यक्ष के रूप में आ जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, इस पर हम लोग आ जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, या कांग्रेस को पहली बार कब ज्वाइन किया था, या पहली बार कब भाग लिए थे। तो 1901 का आप देखेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो आप देखेंगे गांधी जो है, गांधी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था। कांग्रेस में भाग लिया, कब लिया था भाग? तो यहां पर आप देखेंगे 1901 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन यहां पर आपको दिखाई देगा, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। फिर इसके बाद आता है गांधी जी ने कांग्रेस को कब छोड़ दिया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस को 1934 में क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि गांधी ने कांग्रेस को कब छोड़ दिया। तो गांधी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कब छोड़ दिया, यहां पर आप देखिए। तो गांधी जी ने कांग्रेस को 1934 में क्या कर दिया, छोड़ दिया, 1934 में। गांधी जी कब भारत आते हैं लौट करके, 1915 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेलगांव अधिवेशन पर आ जाती है बात, बेलगांव अधिवेशन पर आ जाती है, बेलगांव अधिवेशन पर। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा बेलगांव कहां पर है। तो बेलगांव कर्नाटक में है, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, महात्मा गांधी रहते हैं। बेलगांव अधिवेशन यह कांग्रेस का अधिवेशन है, 1924, यहां पर आप देखेंगे 1924। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बनेगा बेलगांव कहां पर है। तो यहां पर आप देखेंगे बेलगांव स्थित है। यह कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है बेलगांव। फिर इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं। तो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहते हैं। महात्मा गांधी जो है इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि यह पहली बार और आखिरी बार था, यह पहली बार और आखिरी बार था जब गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मतलब गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वह 1924 आपको मिलेगा बेलगांव अधिवेशन। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष रहे 1924 में, एकमात्र अधिवेशन आपको मिलेगा। तो गांधी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया 1901 कलकत्ता अधिवेशन। गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी 1934 में। फिर बेलगांव अधिवेशन 1924 में है, बेलगांव स्थित है कर्नाटक। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी हैं। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के क्या अध्यक्ष रहे, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गांधी द्वारा कौन कौन सी संस्थाओं की क्या की गई है, स्थापना की गई है, ये भी हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आता गांधी द्वारा निकाले गए पत्र पर हम लोग देखते हैं कि गांधी जी कौन कौन से पत्र का प्रकाशन करते थे। पत्र, उसके साथ साथ पुस्तकें भी हम लोग देखते हैं। गांधी के पत्र और पुस्तकें, ये दोनों चीज, पत्र और पुस्तकें पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता इंडियन ओपिनियन,
और इंडियन ओपिनियन पत्र गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित करते थे और इसके प्रथम संपादक हैं मनसुख लाल हीरा लाल नजर हैं और वैतनिक संपादक हैं, प्रथम संपादक यही हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। यह पत्र कब प्रकाशित होता था? 1904 में। आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और इसके प्रथम संपादक को देखेंगे, प्रथम संपादक तो यहां पर आप देखेंगे मनसुख लाल हीरा लाल नजर आपको मिलेगा, यह प्रथम संपादक इंडियन ओपिनियन। फिर इसके बाद हरिजन आता है, यंग इंडिया आता, हरिजन बंधु आता, नवजीवन आता है, हरिजन आता है। फिर इसके बाद देखेंगे यंग इंडिया आता है गांधी का, हरिजन है। फिर इसके साथ साथ हरिजन सेवक है, हरिजन बंधु है। हरिजन बंधु यहां पर आप देखेंगे। अब इसके बाद आती है गांधी जी की एक पुस्तक आती, हिंद स्वराज। यह गुजराती भाषा में लिखी गई है पुस्तक हिंद स्वराज। और गांधी जी हिंद स्वराज में ब्रिटिश संसद की आलोचना करते हैं और ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, अगला पुस्तक आपको मिलेगा। तो यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। अब आप देखेंगे कि हिंद स्वराज 1909 में लिखी जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 1909 में लिखी जाती है और इसके कुल अध्याय देखेंगे, कुल 20 अध्याय आपको दिखाई देंगे। फिर इसके साथ साथ इसकी भाषा पूछी जाती है। तो इसकी भाषा कौन सी है? गुजराती है। भाषा गुजराती आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे गांधी जी इसी पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि इसी पुस्तक में गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहा। और वैश्या कहा इसी पुस्तक में। फिर इसके बाद देखेंगे कि यह पुस्तक पानी के जहाज पर लिखी जाती है। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी लिखते हैं। तो आप देखेंगे पानी की जहाज पर लिखी जाती है। और गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की तरफ, इंग्लैंड से गांधी जी ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखा है। यात्रा के दौरान पानी की जहाज। जैसे और भी क्वेश्चन आता है कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य कहाँ लिखा है? मांडले जेल में लिखा है। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कहाँ पर लिखा? अहमदनगर जेल में। तो यहाँ पर ये भी हम बता देते हैं। जैसे एक आता है गीता रहस्य,
तो यह तिलक की पुस्तक आपको मिलेगी, तिलक। तो तिलक ने इसको कहां पर लिखा? मांडले जेल में। फिर इसके साथ साथ देखेंगे एक और आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। यह नेहरू ने लिखा है। और यह कहां पर लिखे? अहमदनगर जेल। अहमदनगर जेल आपको दिखाई देगा, अहमदनगर जेल। फिर इसके बाद गांधी जी की पुस्तक आती है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ है, गांधी जी की आत्मकथा है। उस पर हम लोग देखते हैं। ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब आप क्वेश्चन बनेगा कि यह किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में। और इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया है। तो इसकी भाषा देखेंगे, गुजराती भाषा आपको दिखाई देगी। गुजराती भाषा। फिर इसके साथ साथ यह गांधी की क्या है? आत्मकथा है। फिर इसके बाद अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है? गांधी के सचिव हैं महादेव देसाई। महादेव देसाई ये गांधी के क्या है? सचिव। फिर इसके बाद देखेंगे और पुस्तक आती है, नैतिक धर्म आती है, शांति एवं युद्ध में अहिंसा है। नैतिक धर्म देखेंगे, शांति एवं युद्ध में अहिंसा। फिर इसके बाद एक और आता है, सांग्स ऑफ है, सांग्स फ्रॉम प्रिजन, धार्मिक गीत काव्य है, सांग्स फ्रॉम प्रिजन। ये सारी हो गई गांधी की पुस्तकें जो पूछी जाती हैं। तो विशेष करके गांधी जी की जो पुस्तक पूछी जाती है वह ये पूछी जाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे एग्जाम में। और उसके साथ साथ जो है, इसके पहले यहां पर जो हिंद स्वराज है यह पुस्तक पूछी जाती है। ये पुस्तकें विशेष करके आपके एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तकें होती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते आगे चलते हैं, अन्य तथ्यों पर हम लोग देखते हैं, अन्य चीजें गांधी जी के विचार में आता है। जैसे गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आता है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। अब यहां पर हम लोग देखते हैं,
इसको हम लोग देखें, ट्रस्टीशिप। तो गांधी कहते हैं कि जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, वह लोग अपने आप को संपत्ति का मालिक ना समझें, बल्कि संपत्ति का क्या समझे, संरक्षक समझें। ट्रस्टीशिप का मतलब ही यहां पर आप देखेंगे ट्रस्ट, संरक्षक। तो यहां पर आप देखेंगे सीधा सीधा आता है कि गांधी के अनुसार जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, वे अपने आप को मालिक ना माने, मालिक ना समझें, बल्कि संरक्षक समझें, ट्रस्टी समझें। संरक्षक या ट्रस्टी समझें। फिर इसके साथ साथ गांधी जी कहते हैं कि जो आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, उसका प्रयोग जन कल्याण में किया जाए, जैसे विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय में, इस तरह की चीजें। अब यहां पर आप देखेंगे गांधी के अनुसार आवश्यकता से अधिक जो संपत्ति है, उसका प्रयोग जो है जन कल्याण में किया जाए। जन कल्याण में किया जाए। जैसे यहां पर हम लोग देखते किस में आप कर सकते हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, उद्योग धंधों, जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं विद्यालय बनवाने में, दूसरा चिकित्सालय बनवाने में, या हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों में लगाएं। आवश्यकता से अधिक संपत्ति, उसका प्रयोग किस रूप में किया जाए, जन कल्याण के रूप में किया जाए। फिर इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि ऐसे जमींदार जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन है, ऐसे जमींदार लोग संपत्ति को भूमिहीन निर्धनों को जोतने बोने के लिए प्रदान करें। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गांधी के अनुसार ऐसे जमींदार जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन है, आवश्यकता से अधिक जमीन है, उन जमीनों को गरीबों को दिया जाए खेती करने के लिए।
यहां पर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद आता है गांधी का शिक्षा पर क्या विचार है। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, तो गांधी जी कहते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा हो वह मातृभाषा में शिक्षा हो, और शिक्षा के साथ साथ जो है हस्तकला भी सिखाया जाए, जिससे वह रोजगार का क्या बन सके, साधन बन सके। तब यहां पर हम लोग देखते हैं कि गांधी का शिक्षा पर विचार, इस पर आप देखें तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा या बुनियादी शिक्षा सेवा संघ है। एक क्वेश्चन आता है, बुनियादी शिक्षा सेवा संघ की स्थापना किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा सेवा संघ की स्थापना गांधी ने किया है। तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर या हम कह सकते हैं गांधी की बुनियादी शिक्षा, बेसिक बुनियादी शिक्षा पर विचार। यहां पर तो देखेंगे बेसिक शिक्षा संघ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक शिक्षा संघ की स्थापना किसने किया? तो बेसिक शिक्षा संघ की स्थापना किसने किया? गांधी ने। गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। यहां पर हम लोग देखेंगे कि गांधी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा। फिर गांधी जी कहते हैं शिक्षा में कुटीर उद्योग तथा हस्तकला का प्रशिक्षण सिखाया जाए। फिर गांधी के अनुसार शिक्षा में कुटीर उद्योग और हस्तकला प्रशिक्षण सिखाया जाए। हस्तकला प्रशिक्षण सिखाया जाए। फिर गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वावलंबी है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि गांधी के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी बनाना है, ये भी है। फिर इसके साथ साथ गांधी कहते हैं कि शिक्षा में चरित्र निर्माण, सादगी और शारीरिक परिश्रम भी सिखाया जाए। गांधी के अनुसार शिक्षा में चरित्र निर्माण, और शारीरिक शिक्षा आदि की सिखाया जाए।
कि क्वेश्चन आप में आता है कि बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा किससे संबंधित है। तो बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का संबंध किससे है? गांधी जी से है। बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का संबंध गांधी से है। और गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा को ही बनाया जाए। गांधी के अनुसार शिक्षा में कुटीर उद्योग और हस्तकला प्रशिक्षण भी सिखाया जाए। गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्वावलंबी बनाना हो। गांधी के अनुसार शिक्षा में चरित्र निर्माण की भी चीजें सिखाई जाएं और शारीरिक व्यायाम की भी सिखाई जाएं। अब इसके बाद आ जाता है गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पर विचार। अब आप देखेंगे गांधी जी वर्ण व्यवस्था के क्या रहते हैं? समर्थक रहते हैं। गांधी के अनुसार प्रत्येक वर्ण अपनी वंश परंपरा के अनुसार ही कार्य करे। विभिन्न वर्णों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हो और ऊंच नीच की भावना भी नहीं रहेगी। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद जो है अगली क्लास कल होगी।